हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज देख रहे थे और इससे पहले हमने चैप्टर 34 इसमें देख लिया है। चैप्टर 34 जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अबाउट क्राइसिस ऑफ त्रिपुरी एंड क्रिप्स मिशन तक हमने देखा था। और इससे साथ ही साथ वर्ल्ड वार का पूरा पिक्चर हमने देखा था, कैसे नाजी गवर्नमेंट है लेड बाय हिटलर एंड विंस्टन चर्चिल आ जाते हैं, पर्ल हार्बर का एक्सीडेंट, और उसके बाद में हमने जापान का जो एग्रेशन है वो देखा था, रूजवेल्ट भी अमेरिका में आ जाते हैं। ये सारे इंटरनेशनल लिंकेजेस होते हैं और उन्हीं सब का प्रभाव होता है कि भारत का एक्टिव पार्टिसिपेशन पाने के लिए जो देन विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट होती है वो प्रस्ताव भारत में भेजती है, विच इज नोन एज क्रिप्स मिशन, और वो फेल हो जाता है। देखो क्रिप्स मिशन से लेकर के अगर आप देखो हिस्ट्री को क्लोजली वॉच करो तो 1943 से लेकर के जो 42 का टाइम होता है ना, इसमें जो कांग्रेस होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ऊपर बार बार एक प्रेशर पड़ रहा था। ये प्रेशर जो कांग्रेस की लेफ्ट विंग है वो बार बार फोर्स कर रही थी, लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, लेड बाय जेपी कम्युनिस्ट। ये वाला जो कांग्रेस का जो लेफ्ट था वो हमेशा क्या चाहती थी, एक मास सिविल डिसोबीडियंस चाहती थी। और उसी का परिणाम क्या होता है 1940 में जो हमने देखा था इससे पहले में कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो लॉन्च किया जाता है, जिसको गांधी जी कहते हैं कि हम फ्री स्पीच के लिए कर रहे हैं। कुछ इतिहासकार लाइक बिपिन चंद्रा राइट्स अबाउट इट वाज अ लिमिटेड सत्याग्रह, बस वो इसलिए किया गया था जो इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें हमने देखा था वो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त, दीज वर द इंडिविजुअल सत्याग्रही जिनको चुना गया था इंडिविजुअल लेवल पर एक अवेकनिंग करने के लिए, टू मेक देम रियलाइज कराना गवर्नमेंट को कि भाई अभी इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है, इट इज अप टू मार्क, ठीक है, अभी हम डरे नहीं है तुमसे। तो यही रियलाइज कराने के लिए अभी जब ये जो टाइम होता है ये काफी जो है वर्ल्ड सिनेरियो में आप देखो वर्ल्ड वार शुरू हो गया है, तो फिर से गांधी जी को एक बार क्या किया जाता है, उनको जो गांधी जी के जो यंग लीडरशिप है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले कि गांधी जी ने क्या किया है, अपनी कमान अब नेहरू को दे दी है। मैंने इससे पहले देखा था ना पूरा का पूरा एपिसोड कि गांधी जी कैसे नेहरू को अपनी पूरी कमान दे देते हैं, वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन इन द बुक डिस्क्राइब इन द चैप्टर 34। अभी क्या है कि पूरा का पूरा एपिसोड फिर से शुरू होता है, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। पहला रीजन यही रहता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च, तो पहला यही था कि जो ब्रिटेन के साथ हमारी बातचीत हो रही थी रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन, अच्छा क्रिप्स मिशन लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस की बात हो रही थी। क्या हो रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट की बात हो रही थी वो फेल हो गई थी, ठीक है, वो फेल हो गई थी। एंड दैट इज व्हाई this very reason play an important role in the development of Quit India movement. And the second important point which you can make here is that कि आपको पता है जो सुभाष चंद्र और लेफ्ट का पूरा का पूरा जो जोर है कांग्रेस को जो पुश कर रहे हैं कि गांधी जी आप शुरू करो, ठीक है। अब आपको तो आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, जो भारत में लेफ्ट की पॉलिटिक्स है जहां वो कम्युनिस्ट हो, ठीक है, और साम्यवादी जिसे कहते हैं लेफ्ट हो, सुभाष चंद्र बोस तो उस समय होते नहीं है बट रॉयलिस्ट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रॉयलिस्ट, जो एम एन रॉय के फॉलोअर्स होते हैं, सीएसपी होती है, आपको पता ना, अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जेपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो नेपाल भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ही। प्लस आप तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन जानो कि बंगाल जैसे, अब चूंकि वर्ल्ड वार सेकंड हो चुका था, ठीक है, अब जो वर्ल्ड वार सेकंड का जो भारत में प्रभाव पड़ रहा था वो था इन्फ्लेशन। क्या था, इन्फ्लेशन, भारत में महंगाई बहुत आ गई थी। और बंगाल जैसे रीजन में आप देखो कि सारा सामान यूरोप में सप्लाई किया जा रहा है और बंगाल में फेमाइन आता है। ये इतिहास का इतना बड़ा फेमाइन है, हमने वो किताब है ना शशि थरूर वाली एरा ऑफ डार्कनेस, उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे क्या, वो हमने डिस्कस ही किया है एक आध बार उसको इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में। तो बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आता है 1943 में। लेकिन अब आप पूछोगे कि ये कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हम तो 1942 में बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 1943 ये सभ्यता है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, इस स्टेट में पहले से प्रॉब्लम जो है
डिस्ट्रेस की, साइक्लोन यहाँ पर ढेर सारे आते थे। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि जो बंगाल में है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वहां पर जातीय सरकार बनाई जाती है, जातीय सरकार, वहां पर साइक्लोन आते हैं ढेर सारे, तो लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं, तो इसलिए किसानों में डिसकंटेंट था। अब आप इसको, इस पॉइंट को जनरलाइज करके कह सकते हो कि जो इंडियन की पीजेंट या वर्कर थी वो भी काफी जल्दी में थी कि हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी ना उसकी डिफीट होने लगी थी। जो भारत के लोग थे उनको लगता था कि ब्रिटिश साउथ ईस्ट एशिया में हार रही है। खासकर आप जानो कि वर्ल्ड वॉर के समय में बर्मा या जिसे म्यांमार कहते हैं, यहां से जब सैनिक लौटते थे असम के रास्ते चोट खा करके, तो भारत के लोग उनको देखते थे तो उनका मोराल अभी हाई हो जाता था कि अरे यार ब्रिटिश के लोग तो हार रहे हैं। ठीक है, तो दिस एक्ट एज अ मोरल बूस्टर फॉर द इंडियन पीजेंट वर्कर्स। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है पांचवा, वो ये है कि जो बैंक थे ना, ठीक है, जो बैंक थे, ठीक है, पब्लिक बैंक्स, ठीक है, और जो इंश्योरेंस कंपनियां थी, उनका कॉन्फिडेंस खोने लगा था लोगों में। मतलब क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया था तो लोग उसमें से पैसे निकालने लगे थे, जितनी कंपनियां थी उनके शेयर गिर जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे खुद, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे जिससे खुद लगता है कि गवर्नमेंट खुद सकते में आ गई है। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप कह सकते हो कि व्हाई द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। तो अभी हम लोग चलते हैं 14 जुलाई के आसपास। ये 14 जुलाई की जो डेट होती है ये काफी इंपॉर्टेंट है 1942 की, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जिसको कहते हैं भारत के इतिहास में वर्धा रेजोल्यूशन। अभी आप देखो, ये वर्धा के अंदर यहाँ पर एक मीटिंग होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसे कहते हैं ना, CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सारे लीडर आते हैं, गांधी जी भी आते हैं, और पूरा का पूरा रेजोल्यूशन बनाया जाता है। और यहीं पर कई सारी किताबों में आपने सुना होगा, इसमें तो नहीं दिया गया है बट क्योंकि आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि यहीं पर गांधी जी कहते हैं ना कि मैं भारत की मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल जाएगी, ऐसे करके बहुत ही बोल्ड वो उनका यूज किया जाता है। जो स्पेशली जो गांधीयन होते हैं उनकी स्पीच में आप सुनेंगे तो वो लोग ऐसे ही। तो यहाँ पे वर्धा में रेजोल्यूशन लिया जाता है और ये तय किया जाता है कि बॉम्बे में हम लोग क्या करेंगे, अगस्त के महीने में एक जो है मास स्ट्रगल शुरू करेंगे। यहीं पर ये पूरी की पूरी जो है ये डिसीजन यहीं पर ले लिया जाता है। अब बॉम्बे में फिर यहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कई सारे बनते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, गोकुल दास तेजपाल ना, वैसे यहाँ पर गोलकिया टैंक करके एक जगह होती है, वहां पर मीटिंग होती है। अब यहाँ का जो सीन है वो किताब में ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, आपको लगेगा कोई मूवी देख रहे हो ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। जब गांधी जी आते हैं मंच पर बोलने, जहां पर गांधी जी यहीं से बोलते हैं ना, डू और डाई का नारा, पिन ड्रॉप साइलेंस, हजारों लाखों लोग हैं और किसी रत्ती भर आवाज नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने लीडर पर भरोसा है कि अब क्या है, ये लास्ट अटेम्प्ट है, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है डू और डाई करना। गांधी जी कहते हैं यू ऑल आर योर ऑन मास्टर, ऐसे समय आएंगे कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होगा, यू विल हैव टू बी योर ऑन गाइड, तुम्हें अपना गाइड बनना पड़ेगा भाई। अब वो समय नहीं है, जरूरी नहीं है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि वो गांधी जो 1913 में 1919, 20, 21, 22 में जो आंदोलन चलाते हैं, चाहे वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो 1932 से 34 के बीच उनका जो सिविल डिसोबीडियंस चलता है, उसमें गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंट रहते हैं। इसमें गांधी जी क्योंकि नॉन वायलेंट कैरेक्टर इनका देखने को मिलता है, फिर ये भी फास्ट रखेंगे। लेकिन द पर्सन जो दुनिया में इसलिए जाना जाता है नॉन वायलेंट के लिए, वो दुनिया का सबसे वायलेंट नारा देता है, स्लोगन देता है ना कि डू और डाई। डाई मींस व्हाट? डाई, मरने से बड़ा कोई वायलेंस है क्या? मतलब सेल्फ, ठीक है, अपनी इज्जत के लिए मरो, अपने अधिकारों के लिए मरो, दैट इज गुड, बट अगर आप मरोगे तो देयर इज अ क्लैश विद द गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन अलग से ही देखा जाता है ना। इसके आखिरी कुछ पेजेस में आप पढ़ोगे तो जहां पर दो सवाल हैं जिनको बिपिन चंद्रा लेते हैं, वो दो सवाल ये हैं कि क्या ये क्विट इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइज था या प्लान था या स्पॉन्टेनियस था, एवं ही हो गया था, ठीक है, या इसको कोई मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा जो इसमें वायलेंस हुआ उस पर भी 2-3 पेजेस में बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे।
तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ फिर आता है अगस्त का महीना आता है, और अगस्त में 7 अगस्त से लगभग बॉम्बे में महाराष्ट्र में पूरा लोग इकट्ठा होने होते हैं, और 9 अगस्त तक, 9 अगस्त आपको याद है ना डेट, 9 अगस्त को एक बहुत बड़ी घटना इतिहास की और हुई थी, काकोरी वाला कांड ना, काकोरी कांड जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी हुआ था, काकोरी रोबरी। तो 9 अगस्त को ऑल इंडिया लेवल पर सभी लोग बैठते हैं और शुरू होता है, और 9 अगस्त के जो अर्ली आवर्स में ही, अर्ली आवर्स का मतलब 12 बजे के पहले ही इंडिया की जितनी टॉप लीडरशिप होती है सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं। आप सोचो, अब जब सारे लीडर अरेस्ट हो जाएंगे तो मूवमेंट कैसे चलेगा? मूवमेंट फिर कैसे चलेगा? अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड मूवमेंट चलता है। इसलिए जो ये मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अपने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के लिए विश्व इतिहास में के लेवल पर भी जाना चाहता है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे लीडर हैं जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, ठीक है, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, उनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो, और वो खुद भी, जैसे मैं आपको इसमें जब अरेस्ट किया जाता है, सबसे एपिक एग्जांपल दिया जाता है जयप्रकाश नारायण का, नॉट गिवन इन द बुक, इस बुक में नहीं दिया गया है, कि जयप्रकाश नारायण को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो उनको बिहार में कहीं रखा जाता है, कोई जेल होती है, जैसे गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण साहब नेपाल भाग जाते हैं और वहां पर कुछ और अपना आजाद फौज करके ऐसे कुछ छोटा सा नाम बनाते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे भाग कर जाते हैं, जेल से फरार हो जाते हैं। ऐसे ही नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, जो ये लोग पूरा यूनाइटेड प्रोविंस में यूपी बिहार अवध में लीड करते हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गांधी जी को गिरफ्तार ही किया जाता है। तो ये आप जानो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो जरूरी है, ये है कि इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे सारे मूवमेंट में हुआ हड़ताल इसमें भी होता है, स्ट्राइक इसमें भी होगा, जैसे सारे मूवमेंट में गांधी के हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉमन, ठीक है। नौकरी छोड़ना, गांधी जी हालांकि कहते हैं स्पीच में अपनी कि भाई देखो, जो भी दो चीजें मैं आपको बता दूं, गांधी जी जो स्पीच में बोलते हैं, 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, गांधी कहते हैं अगर तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो तो करो, लेकिन तुम गोली मत चलाना, कोई आंदोलन कर रहा है। दूसरी बात है, तुम सरकारी नौकरी करो लेकिन तुम्हारा दिल क्या है, वो अपने देश के लिए होना चाहिए। तो 2 थिंग्स। और थर्ड थिंग गांधी जी बोलते हैं कि अगर तुम पीजेंट हो, तुम किसान हो और तुम्हारी औकात है, औकात मैं थोड़ा वैसे बोल रहा हूं, बट गांधी जी सही में बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीच आप पढ़ोगे वो आखिरी मौका देते हैं गांधी, डू और डाई। यार तुम्हारे अगर दम है तो तुम किसान हो, अगर तो तुम लैंडलॉर्ड को कर नहीं टैक्स पे करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर ये गट्स है तो तुम नहीं पे करना, वो तुमसे लाख मानेंगे, तुम उनका रिप्रेशन करना, डू और डाई ना, ये तुम्हारे, तुम अपने गाइडेंस हो, तो यही बोलते हैं। तो ये किसानों के लिए ये सब चीजें गांधी जी बोलते हैं। उसके बाद में ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। इसमें पार्टिसिपेशन की बात हम कर लेते हैं ना, पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि कुछ महिलाओं का जो काफी इंपॉर्टेंट नेम आता है, जैसे वो अरुणा आसफ अली, ठीक है, क्या नाम है, अरुणा आसफ अली मैम का बहुत ज्यादा नाम आता है। उसके बाद में सुचेता कृपलानी का बहुत अच्छा नाम आता है इसी से, ठीक है, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नेम आता है उषा मेहता का, ठीक है, उषा मेहता। उषा मेहता वो लेडी होती हैं जो रेडियो चलाती हैं, ठीक है, मतलब गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, कांग्रेस रेडियो ये संचालित करती है, गिवन इन द बुक इन द वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर। ये आपको याद रखना, वुमेन का पार्टिसिपेशन। दूसरा, इसमें बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट है फॉर मी, बिकॉज ऑफ बीइंग बिकॉज एसोसिएटेड विद आई वाज देयर इन द बीएचयू, ठीक है। तो ये जो बीएचयू का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि आप जब यूथ की बात करोगे इसमें, तो यूथ में जो यूपी और ये वाला बेल्ट है पूरा का पूरा, यूपी एंड बिहार का जो बॉर्डर है, चाहे वो बिहार के कितने भी जिले हों या यूपी के गाजीपुर, बलिया और बनारस, मिर्जापुर, पटना और पूर्णिया, ये सब मुजफ्फरनगर, ये जितने भी जिले हैं ना, इनमें जो विलेज लेवल पर काम किया है वो युवाओं ने किया है। अब ये युवा कहाँ के थे आप पूछोगे, तो ये युवा थे बीएचयू के, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज एपिक। जब आपसे युवाओं का पार्टिसिपेशन पर बात किया जाए तो आप इसमें
या कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का नेशनल बिल्डिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप यहीं से उठा सकते हो। बीएचयू के स्टूडेंट का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है दैट इज फेनोमेनल, ठीक है, कि वो जाते हैं गांव गांव में, कहते हैं थाने फूंक दो अंग्रेजी राज भाग गया। बहुत अच्छे से किताब में दिया गया, कंप्लीटली 1 पेज डिनोट किया गया है बाय बिपिन चंदा ऑन द स्टूडेंट्स एंड वर्क्स कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ बीएचयू इन ईस्टर्न और पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं आज। तो पूर्वांचल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं इस मूवमेंट के दौरान उसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो यूथ का कंट्रीब्यूशन था और जो स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन था वो हमेशा की तरह इसमें फेनोमेनल देखने को मिलता है। नाउ एक बात हम करेंगे पैरेलल गवर्नमेंट की। व्हाट इज पैरेलल गवर्नमेंट? इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे हॉटस्पॉट निकल के आते हैं, जैसे एक है यहाँ पर महाराष्ट्र में सतारा, ठीक है, क्या सतारा, ठीक है। दूसरा आप ये याद रखना बंगाल में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मिदनापुर। एंड तीसरा एक और एग्जांपल है उत्तर प्रदेश का बलिया, ठीक है। यहां पर पैरेलल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। तो इसको कहते हैं प्रति सरकार ना, महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? प्रति सरकार, ठीक है। बंगाल में इसको कहते हैं जातीय सरकार, ठीक है, जातीय सरकार। और यूपी में कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, पर पैरेलल गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट ही बन जाती, मतलब क्योंकि क्या है इनका काम, क्या है असहयोग करना ना, सिविल डिसोबीडियंस मानना नहीं ये चीजों का। गवर्नमेंट की चीजें नहीं मानती तो अपनी सरकार बना लेते हैं। इसमें एक बलिया में एक नाम दिया गया है बुक में, चित्तू पांडे करके, ठीक है। चित्तू पांडे हम लोग पहले से ही जानते हैं। चित्तू पांडे यहाँ पर बलिया में मूवमेंट चलाते हैं, एक सरकार चलाते हैं। और सबसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा देता है कहीं कहीं पर, जो लॉन्गेस्ट सरकार चलती है वो महाराष्ट्र के सतारा में चलती है। यहाँ नाना पाटिल करके एक नाम इंपॉर्टेंट आता है, नानी पाटिल करके इंपॉर्टेंट नेम आता है, नानी पाटिल, ठीक है। और यहाँ पर जातीय जो सरकार है, there is no even क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू अ बुक एंड चैप्टर, मैं काफी चीजें ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं, बट टाइम ज्यादा एक्सीड कर जाता है, मैं स्पीड में भी रहता हूं। बट ऐसा देयर इज नो नेम। ये जातीय सरकार एक बहुत लोगों का ग्रुप होता है जो लोग काम करते हैं रिलीफ के लिए ना, क्योंकि आपको मैंने बता दें बंगाल और उड़ीसा के बेल्ट काफी साइक्लोन आ रहे हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वो सारी चीजें हैं, तो उसी में रिलीफ के लिए लोग काम करते हैं, मतलब एक अपनत्व की भावना दिखाते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, ऐसे चलता है। अब गवर्नमेंट क्या ऐसे बैठेगी क्या? तो गवर्नमेंट तो ऐसे बैठ नहीं रही, गवर्नमेंट तो हार्श रिप्रेशन कर दी। इवन आप देखो 2-3 हफ्ते के अंदर ही गवर्नमेंट पूरा ब्रूटल रिप्रेशन करती है। अच्छा, इस मूवमेंट में कई सारे नेम आपको इतिहास में पहली बार जानने को मिलते हैं। जैसे एक नाम आता है अच्युत पटवर्धन यहीं पर काम करते हैं महाराष्ट्र में सतारा में, ठीक है। दूसरा, आज हम लोग पढ़ते हैं पटनायक गवर्नमेंट के बारे में उड़ीसा में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, हम उनके इतिहास में जाते हैं तो हमें बताया जाता है बीजू पटनायक। तो बीजू पटनायक साहब का भी नाम इससे जुड़ा होता है। राम मनोहर लोहिया का जो सोशलिस्ट आइकन बनते हैं ना, जेपी का, नेहरू का, कृपलानी का, गोविंद बल्लभ पंत का, ये ऐसे नेम है जिनके बिना इसको आप नहीं सम कर सकते इस मूवमेंट को। दैट वाज दिस द ब्यूटी ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसको आप जब भी करो तो ये नाम आपको याद रखने चाहिए, और स्पेशली उषा मेहता का नाम याद होना चाहिए, हु रन कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस रेडियो, एंड नेम ऑफ सुचेता कृपलानी, एंड जो हमने 3 महिलाओं के नाम गिनाए थे लेडीज का, फ्रीडम फाइटर, तो वो नेम आपको याद होने चाहिए। गवर्नमेंट का रिप्रेशन ब्रूटल है। अभी जानो कि फरवरी आ जाता है, 1943 आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लगभग उसके बाद में 10 फरवरी तक 1943 में गांधी जी सिर्फ फास्ट रख लेते हैं। ये एक काफी इवेंट है, बुक में दिया गया है। गांधी जी एक फास्ट रख लेते हैं, और जो गांधी जी जैसा व्यक्ति फास्ट रखता है तो पूरे वर्ल्ड की जो मीडिया है उसको कवर करती है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया कवर करती है कि गांधी को छोड़ो, गांधी को छोड़ो। और इसी दौरान फरवरी में 20 से 21 फरवरी को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी सरकार पर जोर जबरदस्ती बनाया जाता है कि छोड़ो यार, गांधी को छोड़ो, गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, उनको छोड़ दोगे ना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। गांधी जी की फिर ना, आपको पता ना गांधी जी फास्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट का इतना ब्रूटल रिप्रेशन है, गांधी जी इस बात किसके लिए फास्ट रखते हैं? जो गवर्नमेंट का वायलेंस है। आप ये समझो, चूंकि वायलेंस हालांकि दोनों तरफ से हो रहा था, लेकिन गांधी जी कहते नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत गंदा किया है सत्याग्रहियों को मारकर।
ठीक है। और इस मूवमेंट की सबसे खूबसूरत बात है कि सत्याग्रही खुद जाते हैं ना कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो, ठीक है, तहसील में जाते हैं, साहब हमें गिरफ्तार कर लो, भर भर के जाते हैं। तो लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था ना। 16,000 टेलीग्राफ कम्युनिकेशन लाइनों को काट दिया गया था, ठीक है। 250 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को जो है तोड़वा फोड़ा गया था। पुलिस स्टेशन की तो बात ही मत करो, सबसे पहला शिकार वही बनते हैं। तो ये है, फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, जितने उस समय के बड़े बड़े न्यूज़पेपर होते हैं, स्टेट्समैन, हेराल्ड और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सब लिखते हैं कि गांधी के ऊपर देखो एक ऐसा आदमी है, उसको गवर्नमेंट ने डिटेन करके रख लिया है आगा खां पैलेस में, और गांधी जी फास्ट पे रहते हैं। हालांकि गांधी जी को छोड़ा जाता है बाद में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं गिवन इन द बुक, कि जब गांधी जी को छोड़ने की बात होती है, जब इंटरनेशनल प्रेशर बनता है मिस्टर चर्चिल के ऊपर, तो चर्चिल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं। उसी को बोलने के बाद मैं खत्म करता हूं। चर्चिल कहते हैं कि जो आदमी मेरा दुश्मन है, और बहुत अच्छा इंग्लिश में लिखा गया उसमें, कि मैं एक वो वही चर्चिल का आपको पता ना काफी अरोगेंट बिहेवियर होता है चर्चिल का। गांधी जी को बहुत डिह्यूमनाइज करके, जो एक बुढ़ा जो मेरा हमेशा एनिमी था, मैं उसको छोड़ दूं, मैं उसके साथ जाके बात करूं, आप कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बोलता है, ठीक है, वो कितना किताब में दिया गया है। दिस इज समथिंग ऑल अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ अभी हम देखेंगे इसका एनालिसिस, और इसमें जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि क्या ये प्लान्ड था, क्या ये ऑर्गेनाइज था, या फिर ये किस प्रकार का मूवमेंट था, इसमें वायलेंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये अभी क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, दिस वाज सम मूवमेंट व्हिच चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इसको तो थोड़ा टाइम से पढ़ना चाहिए।